हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज अपने इस वीडियो में। चूंकि अभी इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हम लोगों ने 21 और 22 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, उसमें करंट अफेयर की संख्या पर्याप्त मात्रा में थी, लगभग 27-28 पॉइंट्स थे। इस वजह से देखा जाए इस वीडियो को अलग रखा है, अन्यथा वो वीडियो लगभग 1.5 घंटे का हो जाता है, आप स्किप करके आगे बढ़ जाते। इसी वजह से दो पार्ट में है, मजे से देखिए, आपको चीज़ें तैयार भी होती जाएंगी, छोटे छोटे वीडियो रहते हैं क्योंकि अब शॉर्ट्स के लोग आदी हो गए हैं। पहले क्या रहता था कि लॉन्ग वीडियो आते थे और आराम से बैठ के देखते थे और सारी चीज़ें तैयार कर लेते थे एक बार में, कि दोबारा एक बार कभी रिवाइज कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो एक बार में याद ही हो जाता था। अब क्या है कि लोग शॉर्ट्स के आदी हो गए हैं, स्क्रॉल करने के आदी हो गए हैं। बहुत लंबा वीडियो रहता तो स्किप करके भाग जाते हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए इसको अलग कर दिया गया है। और ये आपके यूपी पीसीएस, बीपीएससी, हाईकोर्ट, आरओ, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस तथा अन्य सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो 23 मार्च 2026 से रिलेटेड है, उन सब पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहली खबर क्या है, मोंडो डुप्लांटिस के बारे में। यहाँ पर देखा जाए जो मोंडो डुप्लांटिस है, पोलो वाल्ट में नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, लगातार चौथे वर्ल्ड इंडोर खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, स्वीडन के खिलाड़ी है, स्वीडन के एथलीट है आर्मांडा मोंडो डुप्लांटिस ने वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? आर्मांडा मोंडो डुप्लांटिस ने जीता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए उन्होंने 6.25 मीटर की छलांग लगाकर अपना ही 2022 का 6.20 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, डुप्लांटिस लगातार 4 वर्ल्ड इंडोर पोलो वाल्ट खिताब जीतने वाले पहले पुरुष एथलीट बने हैं। यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो डुप्लांटिस है, स्वीडन के खिलाड़ी है, लगातार 4 वर्ल्ड इंडोर पोलो वाल्ट खिताब इन्होंने जीता है। ग्रीस के इमैनुअल करालिस 6.20 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीता है और ऑस्ट्रेलिया के कार्टिस मार्शल ने 6 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण एक पॉइंट यह भी हो जाता है, जो इमैनुअल कार्लिस है, इन्होंने लगातार तीसरी बार सिल्वर मेडल जीता है, यानी कि 3 साल से देखा जाए गोल्ड मेडल ही जीत रहे हैं। और यहाँ पर जो वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स है, जो 2028 में आयोजित किया जाएगा, ये भारत में होगा। यहाँ पर भारत में आयोजित किया जाएगा। और इससे पहले देखा जाए एशिया का, भारत जो है एशिया का चौथा देश है। ठीक है, चौथा देश है। इसके पूर्व कहां कहां पर? चीन, जापान और कतर में ही हुआ है वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप। ठीक है, और जो 2028 में आयोजित किया जाएगा भारत में कहाँ? तो भारत में ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में। और ओडिशा में पूछ ले कहाँ पर? तो कलिंग स्टेडियम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुर्की की 10 वर्षीय लीना साका ने इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड जीत लिया है। ठीक है, 10 वर्षीय बच्ची है, लीना साका इसका नाम है। इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड इसने जीत लिया है। चर्चा करते हैं। तुर्की अंकारा की 10 वर्षीय छात्रा लीना साका ने इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने 153 देशों के प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। यहाँ पर देखा जाए लीना ने 60 मिनट में 25 प्रश्न मैथ्स के हल किए, यानी कि 60 मिनट के अंदर 25 मैथ के प्रश्न हल किए और 100 में से 100 अंक प्राप्त किए थे। वे पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी है। यह उपलब्धि कम उम्र में उत्कृष्ट गणितीय प्रतिभा का उदाहरण माना जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड किसने जीता है? लीना साका ने जीता है। कहां की है? तुर्की की है। चलिए आगे देखते हैं। गायक जुबिन गर्ग के नाम पर नई पौधे की प्रजाति ओस्बेकिया जुबिन गार्जियाना। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो जुबिन गर्ग है, जुबिन गर्ग सिंगापुर में देखा जाए इनका देहांत हो गया था। सिंगापुर में स्विमिंग के दौरान इनका देहांत हो गया था और इनकी याद में देखा जाए एक नए पौधे की प्रजाति खोजी गई है और उस पौधे की प्रजाति इन्हीं के नाम पर असम में दी गई है। यहाँ पर देखा जाए असम में शोधकर्ताओं ने पौधे की एक नई प्रजाति खोजी है जिसका नाम ओस्बेकिया जुबिन गार्जियाना रखा गया है। यह प्रजाति का नाम प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग के प्रकृति प्रेम के सम्मान देने के लिए रखा गया है। यहाँ पर देखा जाए इस खोज में जो बरनाली दास, डॉक्टर नमिता नाथ और प्रशुभ पुलपरा की टीम ने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने इस खोज को अंजाम दिया। यह खोज जैव विविधता संरक्षण तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जो जुबिन गर्ग थे, 19 सितंबर को सिंगापुर में सेंट जॉन्स द्वीप के पास इनका निधन हो गया था। सेंट जॉन द्वीप जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? ये सिंगापुर के पास अवस्थित है। और यहीं पर देखा जाए ये तैराकी कर रहे थे। ठीक है, स्विमिंग करते हुए इनका देहांत हो गया, तो डूबने से इनकी मौत हो गई थी। आगे देखते हैं। चिमी को न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। यहां पर देखा जाए
भारतीय एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म चिमी को न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल्स 2026 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड का मिला है। और यहाँ पर देखा जाए इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। अब इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? डायरेक्टर थे डॉक्टर पार्थ सारथी महंत। ठीक है, पार्थ सारथी महंत, ये डीजीपी असम पुलिस है, इनको दिया गया है। ठीक है, पार्थ सारथी महंत जो है ये डीजीपी असम पुलिस है, इनको देखा जाए न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया है चीवी फिल्म के लिए। देखा जाए तो यह उपलब्धि भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्रीज के लिए वैश्विक पहचान का प्रतीक है। यहां पर चर्चा करें, न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फिल्म जो है यह विश्व भर में एनिमेशन कलाकारों को रचनात्मकता तथा नवाचार के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट एनिमेटेड स्टोरी टेलिंग तथा निर्देशन के लिए प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं, उड़ीसा का कुसुनपुर बनेगा पहला स्मार्ट विलेज। यहां पर देखा जाए सीएसआईआर पहल के तहत, सीएसआईआर पहल के अंतर्गत उड़ीसा का कुसुनपुर जो है ये पहला स्मार्ट विलेज बनेगा। यहां पर देखा जाए उड़ीसा केंद्रपाड़ा जिले के कुसुनपुर गांव को सीएसआई यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जाएगा। यह पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य तकनीकी आधारित ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना है। यहाँ पर बात करें, परियोजना के तहत नवीकरणीय ऊर्जा, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ ईंधन और कृषि तकनीकें लागू की जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, आगे चर्चा करें, सीबीआरआई के द्वारा जलवायु प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, आंगनवाड़ी व साइक्लोन शेल्टर यहाँ पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो उड़ीसा का केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहीं के कुसुनपुर में सीएसआईआर के द्वारा राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत यूपी में रिफॉर्म लिंक्ड एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत रिफॉर्म लिंक्ड एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। यह एमओयू केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यहां पर बात कर ले, जो जल जीवन मिशन 2.0 है, जो जल जीवन मिशन 2.0 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 10 मार्च 2026 को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति, पारदर्शिता और सतत जल प्रबंधन को मजबूत करना है। देखा जाए तो यह पहल जवाबदेह यानी कि अकाउंटेबल और टिकाऊ जल सेवा वितरण प्रणाली को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, तो आपको डेट याद रखना है कि जल जीवन मिशन 2.0 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी कब दी गई? 10 मार्च 2026 को। और यहां पर देखा जाए, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ रिफॉर्म लिंक एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के साथ ये एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 किसको दिया गया है? सिंपल सा एक पॉइंट आपको याद रखना है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 डायरेक्ट ऐसे पूछेगा और आपको टिक करके आना होगा कावेह मदानी को। किसको? प्रोफेसर कावेह मदानी को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रोफेसर कावेह मदानी को स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया, जो जल क्षेत्र में विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। देखा जाए, वे यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के निदेशक हैं। देखा जाए तो यह पुरस्कार स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन तथा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा प्रदान किया जाता है। उन्हें जल संसाधन प्रबंधन, नीति, कूटनीति तथा वैश्विक नेतृत्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उनके शोध ने जल संकट के समाधान में गवर्नेंस की भूमिका को प्रमुखता दी है। यानी कि देखा जाए, जो यहाँ पर प्रोफेसर कावेह मदानी है, इनका जो शोध था, इस शोध में क्या कहा गया, जो जल संकट है ना, जल संकट के समाधान में गवर्नेंस की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस गवर्नेंस की भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य के कारण ही देखा जाए, प्रोफेसर कावेह मदानी को स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, तमिलनाडु बना भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य। यहां पर देखा जाए, वित्त वर्ष 2024-25 में तमिलनाडु ने 7,997.17 मिलियन डॉलर के टेक्सटाइल निर्यात के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का पहला राज्य कौन है जो वस्त्र निर्यात या टेक्सटाइल निर्यात में प्रथम स्थान पर है। तमिलनाडु पहले स्थान पर है। यहां पर देखा जाए, पिछले 4 वर्षों में 29.12% की वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बताया कि तमिलनाडु ने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। यानी कि यहां पर देखा जाए, गुजरात जो है ये सेकंड रैंक पर है और महाराष्ट्र जो है ये थर्ड रैंक पर है, यानी कि तीसरे स्थान पर है। ठीक है, बात करें यहाँ पर, गुजरात दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। यह उपलब्धि टेक्सटाइल सेक्टर में राज्य की मजबूत तथा औद्योगिक क्षमता के निर्यात को
वृद्धि को दर्शाता भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये डाटा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वस्त्र निर्यात में देखा जाए तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, दूसरे पे कौन सा राज्य है, तीसरे पे कौन सा राज्य है। अक्सर ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तमिलनाडु पहले पे, गुजरात दूसरे पे, महाराष्ट्र तीसरे पे। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में देखा जाए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। किस लिए? तो ग्रीन मेथनॉल आधारित पोत निर्माण की दिशा में एक कदम है ये। तो ग्रीन मेथनॉल आधारित पोत निर्माण के लिए देखा जाए तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बीच में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। यहां पर देखा जाए यह 3000 टन DWT क्षमता वाला पोत होगा जो ग्रीन मेथनॉल द्वारा संचालित होने वाला शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पहला जहाज होगा। ठीक है, देखा जाए तो ये पहल नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देती है। पोत का निर्माण इंडिया रजिस्टर्ड ऑफ शिपिंग के मानकों के अनुरूप होगा, आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए ये परियोजना जो है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अनुरूप है। आगे चर्चा करें। विदेशी आक्रामक पादप प्रजातियों पर नियंत्रण हेतु विशेषज्ञ समिति गठित की गई है और ये दैनिक जागरण की खबर है। ठीक है, दैनिक जागरण की खबर है 23 मार्च 2026 की। देखते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने देश में विदेशी आक्रामक प्रजातियों के नियंत्रण के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की है और इस समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो धनंजय मोहन इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। विभिन्न समितियां होती है और उसके अध्यक्ष होते हैं, उनसे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो धनंजय मोहन जो है ये विदेशी आक्रामक प्रजातियों जैसे लेंटाना की प्रजाति होती है, एक छोटा सा फूल होता है। कभी अगर आप प्रयागराज में रहते हैं, कंपनी गार्डन जब आप जाते हैं, कंपनी गार्डन जा रहे हैं तो कंपनी गार्डन जाइएगा तो आप एक चीज महसूस करेंगे कि जो आपके बगल में जो छोटी सी फुलवारी टाइप की लगी रहे पूरे ट्रैक के आसपास में, उनमें छोटे छोटे कुछ ऐसे फूल लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं जिन्होंने पूरे फूलों को कवर कर लिया है। और उसमें छोटे छोटे रंग बिरंगे, कोई पीला सा फूल, कोई लाल सा फूल, कोई गुलाबी सा फूल, हर कलर के फूल उसमें खिले हुए हैं। लेंटाना का पौधा है, वो विदेशी आक्रामक प्रजाति। वो क्या करता है कि जो मूल पौधा है उसको पूरी तरीके से उसका जितना भी पोषक तत्व है वो खींच लेता है और मूल जो पौधा है उसको पूरी तरीके से विनष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ऐसी जो विदेशी आक्रामक प्रजातियां होती है उन पर नियंत्रण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? धनंजय मोहन करेंगे। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितना होगा? 2 वर्ष निर्धारित किया गया है। यह कदम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के बाद उठाया गया है जिसने इनके जैव विविधता, कृषि, खाद्य सुरक्षा तथा पारिस्थितिकी पर खतरे को उजागर किया। समिति का कार्य राज्यवार सूची तैयार करना है, उच्च जोखिम प्रजातियों की पहचान तथा प्रबंधन की रणनीति बनाना है। यहाँ पर देखा जाए इसके साथ ही साथ रोकथाम, नियंत्रण तथा उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय दिशा निर्देश भी तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि विदेशी आक्रामक प्रजातियों के लिए विशेषज्ञ समिति जो गठित की गई है धनंजय मोहन की अध्यक्षता में, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए, मुख्य उद्देश्य क्या है, सारा चीजें मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर बने सुदर्शन पटनायक। महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जनगणना 2027 है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अब ये सवाल ना सिर्फ अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले 10 साल यानी कि जो 2037 की जनगणना होगी तब तक आप इसी डाटा को यूज करते रहे। जनगणना से रिलेटेड जितने करंट अफेयर आए, जितने भी करंट अफेयर आए, अभी आप पढ़े रहेंगे, 10 साल बाद भी आपको ये चीजें, जब आपके बच्चे छोटे होंगे, छोटे बच्चों को आपको बताना होगा तो बताते रहिए कि ब्रांड एम्बेसडर ये है। ठीक है, आपको पता भी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को सेंसेक्स 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वे अपनी रेत कला यानी कि सैंड आर्ट के माध्यम से लोगों में जनगणना के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। आगे चर्चा करें। जनगणना 2027 देश की 16वीं जनगणना है तथा स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। यहाँ पर बात करें, पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण स्थगित हो गई थी। इस बार लगभग 90% कार्य जो है डिजिटल माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। बिहार दिवस 2026 के बारे में चर्चा करें। जो बिहार दिवस है कब मनाया गया? 22 मार्च को मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार डे मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। 12 यहाँ पर देखा जाए 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था। ठीक है, 1912 में जो था ये बिहार प्लस उड़ीसा को अलग किया गया था बंगाल से, और 1912 को देखा जाए जब बंगाल से अलग किया गया था उसी चीज को बनाया जाता है बिहार दिवस के रूप में। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है? 1935
1935 में अलग हो जाता है उड़ीसा, और सन 2000 में क्या होता है, बिहार के दो टुकड़े हो जाते हैं, बिहार और झारखंड। तो ये है समय रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए जब बंगाल से बिहार अलग हुआ था, उसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए बिहार दिवस मनाया जाता है, और इस बार देखा जाए तो 114वां बिहार दिवस मनाया गया, और उसका थीम क्या था, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। यहाँ पर बात करें, बिहार को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, वैशाली को दुनिया का पहला गणराज्य भी स्थापित हुआ था, इसी वजह से देखा जाए वैशाली में दुनिया का पहला लोकतंत्र या पहला गणराज्य स्थापित हुआ था, इसीलिए लोकतंत्र की जननी किसको कहा जाता है, बिहार को कहा जाता है। बिहार राज्य लोकतंत्र की जननी कही जाती है। जब आप मुख्य परीक्षा बीपीएससी का लिख रहे हो, तो ऐसे ही पॉइंट, जब भी बिहार स्पेशल के सवाल लिखने हो, निबंध लिखना हो बिहार से रिलेटेड, तो सीधे सीधे ऐसे पॉइंट आप उठाइए, ऐसे पॉइंट को लिखिए कि देखा जाए लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली धरा वैशाली में दुनिया का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ। ऐसे पॉइंट्स आप तोड़ मरोड़ के लिखिए, और मतलब शुरुआत ऐसा, जैसे हुक वर्ड होता है ना, रील्स देखते हैं, शुरुआती हुक होता है, हुक आपको पसंद आया तो रील अंत तक देखनी है, हुक पसंद नहीं आया तो रील नहीं देखनी है। वैसे ही जो क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, आंसर आप लिखते हैं तो शुरुआती जो भूमिका होती है, भूमिका ऐसे लिखिए कि अंत तक एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पे आपके रुका रहे, ठीक है। यह भूमि भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। प्रमुख धरोहर कौन से, मधुबनी पेंटिंग, छठ पूजा, भोजपुरी संस्कृति। प्रमुख व्यक्तित्व देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, आर्यभट्ट, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण यहाँ से संबंधित रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न है कि स्वीडन के एथलीट मोंडो डुप्लांटिस ने वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में कितने मीटर की छलांग लगाकर पोलो वॉल्ट में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 2 पॉइंट, यहाँ पर देखा जाए 6.20 मीटर, 6.22 मीटर, 6.25 मीटर या 6.30 मीटर। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग के सम्मान में शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति का नाम ओस्बेकिया जुबिन गार्जियाना रखा है। किसकी प्रजाति है, मछली की प्रजाति है, पौधे की प्रजाति है, तितली की प्रजाति है या मेढक की प्रजाति है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाल ही में केंद्रपाड़ा जिले में कुसुमपुर गांव को किस संस्थान के द्वारा उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव विकसित करने के लिए घोषणा की गई है। इसरो के द्वारा, CSIR या ICAR या CSIR या नाबार्ड। कौन सी संस्था है जिसके द्वारा देखा जाए पहला स्मार्ट विलेज जो उड़ीसा का केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कुसुमपुर गांव है, इसको बनाया जाएगा। चौथा सवाल है, वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर कौन सा राज्य भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन गया। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपकी परीक्षा में देखा जाए तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पंकज त्रिपाठी को, महेंद्र सिंह धोनी को, सुदर्शन पटनायक को या आयुष्मान खुराना को। तो ये हैं 5 सवाल, इन 5 सवालों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर होता है समाप्त। वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं। इस वीडियो का जो क्लास PDF है, PPT है, ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट से मिल जाएगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए जो हमारा ये करंट अफेयर है, इस करंट अफेयर को हम लोगों ने एज अ मासिक पैकेज डिजाइन करके रखा है, जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखा जाए जो ये मासिक पैकेज है, मासिक पैकेज, इसमें प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे, ठीक, 7:30 बजे आपको वीडियो क्लास मिल जाती है। वीडियो क्लास के साथ साथ में आपको प्रतिदिन क्लास PDF और PPT ऐप पर मिल जाती है, ठीक है। डेली देखा जाए तो 10 MCQ का ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। प्रतिदिन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जो प्रिंटेबल PDF होती है, प्रिंटेबल PDF, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती है, अलग अलग होती है, बाइलिंगुअल होती है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होती है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो आपको जो मासिक कंप्लीट PDF ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। महीने के एंड में देखा जाए तो 100 MCQ का ऑनलाइन टेस्ट आपसे लिया जाता है, ठीक है।
साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करें यूपी स्पेशल करंट अफेयर का पीडीओ प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ये सारी सुविधाएं जो आपको बताई गई हैं, ये सारी सुविधाएं आप महज 25 रुपये में अवेल कर सकते हैं। या आप हमारे वेबसाइट पर जाएं, जो वीडियो लेक्चर का सेक्शन है, वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करेंगे तो वहां से आपको वेबसाइट पर दिख जाएगा, अन्यथा आप इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। और एक खास बात यह है कि जैसे आप घटना चक्र की किताबें खरीदते तो ऊपर एक QR कोड दिया होता है, ठीक है, QR कोड होता है। जब आप इस ऐप पर जाकर, यानी कि जब आप हमारे वेबसाइट पर या ऐप पर जाकर इसको परचेज करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कूपन का या कॉइन का। उस कॉइन में आपको लगाना होगा, जो आप स्कैन करके, जैसे QR कोड रहता है ना, QR कोड का स्कैन करिएगा तो वो कॉइन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और उस कॉइन को यूज़ करेंगे तो ये मूल्य घटकर 18.75 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीट कोड है, इसको आप लगाइएगा और 2 कप चाय के मूल्य से भी कम में आपको पूरे महीने का करंट अफेयर, कंपाइल PDF, टेस्ट और यूपी स्पेशल के करंट अफेयर सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।